हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में आने वाले एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में गॉस लॉ का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और गॉस लॉ को पूरी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, गॉस लॉ पर अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आता है, स्टेट गॉस लॉ एंड प्रूव इट यूजिंग कूलम्स लॉ। या सीधे आ सकता है, स्टेट गॉस लॉ एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। तो समझिए सबसे पहले गॉस लॉ क्या कहता है। हम लोग फटाफट से रिवीजन मोड में इसको पढ़ने का काम करेंगे। गॉस लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्लोज सरफेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो टोटल जितना चार्ज अंदर में है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। मतलब लिखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। मतलब अंदर में जितना चार्ज होगा उतना इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखे तो कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं इसको। मतलब ये कहता है गॉस लॉ, किसी भी क्लोज सरफेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर Q क्या है, इस क्लोज सरफेस के अंदर, इसके बाउंड्री के भीतर कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है ये उसकी वैल्यू है। तो गॉस लॉ के मुताबिक नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक चीज और जो आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से जानते होंगे कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया इंटीग्रल के बराबर होता है। मतलब जो नेट फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया इंटीग्रल के बराबर होता है ना। क्लोज सरफेस है तो उसको रिंग पहना दिया, ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अपने दिमाग में ये चीज सेट कर लेना है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो टोटल इनसाइड चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यही गॉस लॉ है। अब आइए इसके प्रूफ पर चलते हैं, गॉस लॉ के प्रूफ पे चलते हैं। तो देखिए, हम लोग इसको कूलम्स लॉ के सहारे प्रूव करेंगे। तो हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास सपोज करिए कि एक पॉइंट चार्ज Q है। सपोज करिए एक पॉइंट चार्ज Q है और ये जो पॉइंट चार्ज Q है ये मान लीजिए कि एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से, इस तरीके से एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से घिरा हुआ है, इनक्लोज्ड है। याद रखिएगा कि जो गॉस लॉ हम लोग लगाते हैं ये क्लोज सरफेस पर ही लगाते हैं। तो या तो सरफेस क्लोज्ड होगा, या तो सरफेस क्लोज होगा, या अगर क्लोज नहीं होगा तो वहां पर हम लोग एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। मतलब इमेजनरी क्लोज सरफेस बनाएंगे जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है जो कि एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है। और मान लेते हैं कि जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है इसकी जो रेडियस है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो R है। मान लेते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो R है। अब एक दो बातें जो आपको सीखना है, ठीक है। देखिए, हमको यहां पर अगर हम ये Q चार्ज की बात करें तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पर, इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, अगर Q चार्ज से R डिस्टेंस पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, वो कितना होगा, ये होता है E। देखिए, ये जो हमारे पास छोटा सा चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होता है वो होता है 1/4πε0 Q अपॉन में R²। ये जानते हैं आप लोग कि इस Q चार्ज से R डिस्टेंस इधर लो या इधर लो या इधर लो या इधर लो या इधर लो, किसी भी पॉइंट पर ले लो इस स्फीयर के सरफेस पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक तो बाहर की ओर होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, या तो KQ अपॉन 4, मतलब KQ/R² या 1/4πε0 R²। मतलब ये समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू E के बराबर होगी और हर जगह पर वही होगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। ये एक्सप्रेशन कहां से आया है, कूलम्स लॉ से आया है। ये जो एक्सप्रेशन आया है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R², ये कहां से आया है, ये कूलम्स लॉ से आया है। इसी का यूज करते हुए हम लोगों को इस चीज को प्रूव करना है। हम लोग को प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है कि जो नेट फ्लक्स इसका निकलेगा वो कितना निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा गॉस लॉ और यहां तक पहुंचना है, इसके सहारे यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा एक एलिमेंट काट लेते हैं, ठीक है, और ए वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है। अगर हम लोग बहुत छोटा सा एक एरिया एलिमेंट काट लें, जरा समझिएगा, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा एरिया एलिमेंट काट लेते हैं। एक बहुत छोटा सा इस तरीके से यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट काट लेते हैं जिसका जो एरिया है वो है DS, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया का जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, यानी क्या होगा, E.ds। एक्चुअली ये E.ds EDS cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर है और एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर है। तो अगर हम लोग EDS cos थीटा की बात करेंगे
तो थीटा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा ही, और इस यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन किधर निकलेगा? बाहर। इसीलिए हम लोग ईडीएस कॉस थीटा में से कॉस थीटा को इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि कॉस 0 तो 1 होता है, ईडीएस के बराबर हो जाएगा। ये तो हमारे इस छोटे से एरिया एलिमेंट, हम लोगों ने इस स्फीयर पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट काटा था, इस छोटे से एरिया एलिमेंट का फ्लक्स हम लोगों ने निकाल लिया ई डॉट डी एस। अब आपको मालूम है कि जब आपको छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक पहुंचनी होती है, अगर इसको पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें, तो उसके लिए इस छोटे से एरिया का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसका हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या हो जाएगा? समझिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेशन, मतलब ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। क्लियर है? क्लियर है? मतलब यहां से हम लोग पूरे इस स्फीयर पर अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट फ्लक्स निकल जाएगा। अच्छा सुनिएगा, ये मान लीजिए कि यहाँ का एरिया 0 है, मतलब छोटा सा एरिया कम से कम 0 हो सकता है, और टोटल घूमोगे तो 0 से लेकर के s तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा E बीइंग ए कांस्टेंट। हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 में देख चुके हैं, तो ये हर जगह कांस्टेंट होगा। आपको मालूम है कि हम लोग इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को लात मार के बाहर भगा देते हैं, इसको बाहर भगा दिया, और इस ds का अगर इंटीग्रेशन करोगे, इस ds का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो जरा गौर से देखना, ये हो जाएगा e इंटू एस। क्यों हो जाएगा s? ds का इंटीग्रेशन s होता है, लिमिट 0 से लेकर के s तक है, समझिए इस चीज को। तो हमारे पास जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पाई आर स्क्वायर। और आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो सरफेस एरिया होगा इस पूरे के पूरे स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हम लोगों ने ई की वैल्यू पुट कर दी, कहां से? ई की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 से, और सरफेस एरिया का वैल्यू हम लोग को मालूम है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पुट कर दिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया? ऊपर क्यू बचा और नीचे एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हेंस गॉस लॉ इज प्रूव्ड। हम लोगों ने गॉस लॉ को प्रूव कर दिया। समझ में आया? एक बार समझिए इसको फिर से। हम लोगों ने क्या किया? प्रूव कर दिया इसको। हम लोगों ने क्या किया कि एक छोटे से एरिया एलिमेंट का फ्लक्स डी फाई निकाल लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर हर जगह पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, इसको बाहर निकाल दिया, ds का इंटीग्रेशन, छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन पूरे एरिया के बराबर हो जाएगा। E की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के लिए आपको फॉर्मूला कूलम्स लॉ से हम लोग निकालते हैं, याद होना चाहिए। और ये हमारे पास एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो फ्लक्स बराबर आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए गॉस लॉ प्रूव हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए एक दो पॉइंट जिस पर कि एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम लोगों ने कहा एक क्लोज, अच्छा यहाँ पर इमेजनरी लिखना मैं भूल गया हूं। हम लोगों ने कहा कि गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं? एक क्लोज इमेजनरी सरफेस, जिससे हम लोग किसी भी चार्ज को इनक्लोज करते हैं उसको कहा जाता है गॉसियन सरफेस। याद रखिएगा कि गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस पर ही अप्लाई होता है। अगर कोई चार्ज ओपन है, मतलब घिरा हुआ नहीं है, इनक्लोज नहीं है, तो एक इमेजनरी सरफेस बना करके, एक सिमेट्रिकल इमेजनरी सरफेस बना करके उसको इनक्लोज करना पड़ेगा। उसी सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज हो तो हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। आप इसको क्यूबिकल या क्यूबॉइडल सरफेस से भी ढक सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग पॉइंट चार्ज को स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से दिखाते हैं, ढकते हैं। अगर हमारे पास कोई लाइन चार्ज हो, लीनियर चार्ज, तो उसको सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से ढकने का काम करते हैं, इनक्लोज करने का काम करते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव और जो एक पॉइंट से बन सकता है, एक कॉन्सेप्ट जो आपको अपने दिमाग को चमका के बताना पड़ेगा, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी भी क्लोज सरफेस का होता है, किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये उस गॉसियन सरफेस के शेप पर और साइज पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ टोटल इनक्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है। अंदर में कितना चार्ज है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए यहां पर इसके अंदर में भी कितना चार्ज है, क्यू चार्ज, तो यहां का फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखिए साइज बढ़ गया गॉसियन सरफेस का, लेकिन यहां का भी फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखिए इस पॉइंट चार्ज को सिलेंडर से ढका है, लेकिन यहां का भी फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यहां पर भी देखिए, यहां का भी फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि किसी भी चार्ज से एसोसिएटेड क्लोज सरफेस का या किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो गॉसियन सरफेस की शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हमारा गॉस लॉ था, हम लोगों ने कम से कम टाइम में गॉस लॉ को बताने का काम किया। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर चाहते हैं कि और भी किसी टॉपिक पर वीडियो बने, ये बच्चों की डिमांड पे मैंने बनाया है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए, आपकी डिमांड को जरूर पूरी की जाएगी। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।